हालांकि संघ का आदेश। कितने महीने जेल में रहे? वो कहीं चर्चा उसने सुनी कि यार वो एक लड़का है, उसको पकड़ना है, पुलिस पकड़ना चाहती है। अयोध्या में हमको गिरफ्तार किया था, फैजाबाद थाने में। अगर संघ नहीं होता तो हम फिर से पराधीन हो जाते, तो उन्होंने मना कर दिया घर वालों ने। फिर माननीय परमानंद जी ने मेरे कान में एक सुर्री मारी, तुम खाना मत खाओ 2-3 दिन, कोई चुनाव नहीं लड़ना, अभी बाद में देखेंगे, और अब दोबारा वहाँ बीजेपी ऑफिस मत जाना, वरना भैरव सिंह जी के चक्कर में फंस जाओगे। यातनाएं? इतनी यातनाएं दी, अनगिनत, मारना, पीटना, खाना नहीं देना, पेशाब पिला देना, प्राइवेट पार्क में पेट्रोल डाल दिया, अंगुलियां तोड़ दी, उल्टा लटका के मारा, और जब बेहोश हो जाता था तब पेड़ पे से नीचे पटक देते थे। वो संघ की ABCD भी नहीं जानते, वो टैक्सी ड्राइवर थे। अच्छा। तो उनको कहीं से पता लगा कि मेरे को पुलिस गिरफ्तार करने आ रही। लेकिन अभी तो कई जगह ये स्थिति बन जाती है, जैसे हम देखते हैं कई जिलों में, बंगाल में ये स्थिति है, आसाम में ये स्थिति हो जाती है, अपने राजस्थान में कई जिलों में ऐसी है कि वो जो अल्पसंख्यक के अत्याचार करते हैं। अभी हाल ही में टोंक में एक घटना हुई है जो आपके सामने है, रघुवीर सिंह ने कहा भाई साहब ये मेरी गाड़ी छोड़ देगी, आदत बिगाड़ना चाहते हो, ये गाड़ी आपके लिए है, सरकार की है, और सरकारी गाड़ी में कभी किसी प्रचारक को मत बैठाना। मैं आपको सीख दे रहा हूं। तो मैंने उस समय घोषणा कर दी थी कि भाई अगर सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। नैतिकता के नाते मैंने इस्तीफा दे दिया। लोग उसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं कि अच्छा मंत्रालय पाने के लिए या मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए क्या। नमस्कार, शताब्दी वर्ष की इस खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज संघ को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संघ एक सामाजिक संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक है विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक स्वयंसेवक हमारे साथ है डॉक्टर करुणलाल मीणा जी। वैसे स्वयंसेवक भी है और राजस्थान सरकार के मंत्री भी है। खास बातचीत करते हैं। आप सबसे पहले अपने आप को मंत्री देखते हैं या स्वयंसेवक देखते हैं? मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन स्वयंसेवक और स्वयंसेवकत्व व्यक्ति के जीवन में सदा बना रहता है। ये तो पार्टी तय करती है पद देना, लेकिन पद में भी विचारधारा झलकनी चाहिए। विचारधारा को मजबूत करने के लिए, जैसे देश के प्रधानमंत्री विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं, वो संघ का संस्कार है। उसी तरह से हम भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्वयंसेवक पहले हूँ, मंत्री बाद में। करुणलाल जी, जो आप रोज सुबह लोगों की मदद करते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो ये संस्कार कहाँ से डेवलप हुआ? ये सारा संस्कार जो मैंने सीखा है, चाहे मजबूत सिद्धांत हो, चाहे आदर्श हो, चाहे अनुशासन हो, चाहे वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, चाहे राजनीति में शुचिता हो, चाहे दीनहीन गरीब की मदद करने का मामला हो, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का सिद्धांत दिया, अंतिम पायदान पर जो खड़ा है उसको बराबरी में लाना, इसलिए अवेयरनेस, ये उसमें हम लगे रहते हैं। ये चूँकि संघ की शाखा से सीखा, तो राजनीतिक जीवन में भी इस बात की कृपा है ईश्वर की, मैं उस विचारों पर चल रहा हूँ जो विचार संस्कार संघ की शाखा पर मैंने सीखा। संघ के स्वयंसेवक कब बने, कैसे बने? मैं 1969 में संघ का स्वयंसेवक बना। मेरे गांव से करीबन 16 मीटर दूर महुआ में हम पढ़ने के लिए गए थे, कक्षा 9 में, और बायोलॉजी में मेरा एडमिशन हुआ था, और मैं टॉपर था। अच्छा। इसलिए संघ का जो काम करते थे बाबूलाल जी सोनी, उन्होंने मेरे को आगे से आके परिचय किया, मकान किराए पे दिलाया, खाने पीने सारी की व्यवस्था कराई। महुआ में ही? महुआ में बड़े बड़े प्यार से बोले, उन प्यार के कारण मैं उनसे आकर्षित हो गया। अच्छा।
इतना स्नेह दिया। प्रचारक थे वो? हाँ, नहीं नहीं, प्रचारक नहीं थे, कारवा थे। बहुत उन्होंने प्यार दिया बाबूलाल जी सोनी ने। महुआ के रहने वाले थे। कौन से सन की बात है ये? 69 की। वो टीचर थे, लेकिन संघ की सर्वत्र शाखा महुआ में देख रेख करते थे। तहसील कारवा थे उस समय। उनके इस व्यवहार ने, उनके स्नेह ने, हर परिस्थिति में सहयोग करने की बात, दुख दर्द में खड़े रहने के कारण मैं उनसे आकर्षित हुआ और मेरे को संघ की शाखा महुआ में ले गए, जहाँ कुछ दिन बाद में मुख्य शिक्षक बना उस शाखा का। अच्छा, शाखा का नाम याद है आपको? हाँ, महुआ में ही है। वो देव जी का स्थान है, संघ की शाखा, और किले के पास महुआ में किला। अभी भी लगती है वहीं? अब नहीं लगती वहाँ, वो किसी का मंदिर की ज़मीन थी तो अब कहीं और जगह लगाते हैं। वहीं फिर मैं कारवा बना शाखा का। शाखा कारवा बना, और उसके बाद से तो मेडिकल कॉलेज में मैंने 78 में मेडिकल कॉलेज छोड़ा, या महाराजा कॉलेज में पढ़ा, फिर मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ा, फिर MBBS कौन किया। सी जिम्मेदार रही संघ की आपके पास? कोई मेडिकल कॉलेज बीकानेर में संघ की शाखा का शुरुआत में मैं 2 साल शिक्षक रहा। अच्छा। उसके बाद कार्य में रहा, और मैंने वहाँ, जब मैं वहाँ संघ की शाखा लगाया करता था, वैसे मेडिकल कॉलेज बीकानेर में शुरू से ही संघ का असर था। अच्छा। संघ की शाखा लगाने वाले डॉक्टर पारीक, कृष्ण कुमार जी, सुरेश जी, बड़ी अच्छी शाखाएं उन्होंने लगाई। वो डॉक्टर बन गए, 2 विदेश में चले गए, एक यहीं है। उसके बाद मेरे को जिम्मेदारी मिली थी। उस समय देश में मेडिकल कॉलेज में लगने वाली गुणात्मक और संख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी शाखा थी। अच्छा, आपकी वो शाखा? हाँ, मेडिकल कॉलेज बीकानेर की। और इसके लिए वहाँ संख्या याद है आपको डॉक्टर साहब? इसके लिए वहाँ उस समय प्रांत प्रचारक थे माननीय सुवन सिंह जी। वो गए थे, एक एकत्रीकरण रखा था हमने, जिसमें डॉक्टर्स और छात्रों को बुलाया था। 480 लोग एकत्रीकरण में थे। अच्छा। और 125-150 मेडिकल कॉलेज के छात्र रोज प्रातःकाल शाखा पर आया करते थे। तो माननीय सुवन सिंह जी ने कई बार अच्छी शाखा चलाने के लिए मेरी पीठ थपथपाई थी। सोहन सिंह जी उस वक्त प्रांत प्रचारक थे? एक ही प्रांत होता था उस वक्त तो राजस्थान में? शंकर जी, माननीय भंवर सिंह जी शेखावत विभाग प्रचारक थे। रमेश जी ईसरानी जिला नगर प्रचारक थे। बाद में उनके बाद तो शंकर जी वहाँ गए थे विभाग प्रचारक, और सुवन सिंह जी से पहले ब्रह्मदेव जी भी। अच्छा, तो आपका सभी से परिचय रहा इन सभी से? माननीय ब्रह्मदेव जी, संस्मरण कोई इनके सुवन साथ सिंह जी, और किशन जी भैया, लक्ष्मण सिंह जी, मूलचंद जी भाई साहब, सुरेश जी सोनी, अब ये निम्बा राम जी वगैरह, दुर्गादास जी, तो बराबर मैं उनके संपर्क में रहता हूँ। तो इस संस्मरण कोई पुराने प्रचारकों के साथ आपके अनुभव, कभी, वैसे तो आप अनुशासन में रहने वाले थे, कभी डाटा? पहला संस्मरण तो ये है कि 9वीं क्लास में जब मैं संघ की शाखा में जाता था, तो OTC जाने का हमारे जिला प्रचारक थे माननीय परमानंद जी। उन्होंने कहा आपको OTC जाना है, घर वालों से पूछो, जाना ही है। तो मैंने घर वालों से पूछा था, पढ़े लिखे थी नहीं, ज़्यादा कुछ अच्छा था नहीं, गरीबी थी भयंकर, तो उन्होंने मना कर दिया, घर वालों ने। फिर माननीय परमानंद जी ने मेरे कान में एक सुर्री मारी, तुम खाना मत खाओ 2-3 दिन, मेरे को जब तक OTC नहीं भेजोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं 3 दिन भूखा रहने के बाद माता पिता ने निर्णय किया, और उस दिन परमानंद जी भी आए थे, योजना उनकी थी। परमानंद जी प्रचारक थे? प्रचारक, जिला प्रचारक थे। और उन्होंने फिर मेरे को 1 गिलास दूध पिलाया, और घर वालों को मैंने सहमत कर लिया, शुरुआती उसमें आंदोलन करके माता पिता के सामने।
और मैं उदयपुर 69 में OTC गया था, प्रथम वर्ष। वहाँ माननीय MS गोलवलकर जी का बौद्धिक सुनने का, अच्छा, गुरु जी का, और हाँ, गुरु जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। माननीय सुदर्शन जी और मोघे जी और अपने जिन्होंने स्वामी विवेकानंद मेमोरियल बनाया, मैं नाम उनका मिस हो रहा है, ऐसे सब लोगों के दर्जनों बड़े प्रचारों के बौद्धिक सुनने का मौका मिला। 1 महीना OTC हुई थी। तो गुरु जी का आप बौद्धिक सुन रहे थे, आप कितने वर्ष के थे उस समय डॉक्टर आनंद आर्य भी इंग्लैंड में हैं। अच्छा, वो जो लेखन होता है उसमें प्रथम आए थे। वो मेरे से 2 साल सीनियर थे। वो मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ते थे, मैं मेडिकल कॉलेज जयपुर में पढ़ते थे, मैं मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था। उस समय आप गुरु जी यहाँ का भी जयपुर में भी बहुत अच्छी शाखा लगती थी। जयपुर में कहाँ? आनंद आर्य, डॉक्टर शुक्ला और मेडिकल कॉलेज में? डॉक्टर खंडेलवाल, दिनेश गोयल। MD भी किया आपने? ना, मैंने MD नहीं किया, घर की स्थिति कमजोर थी, इसलिए मैं 1980 में नौकरी में चला गया। सरकारी नौकरी में डॉक्टर बन गया आप। कहाँ पे फिर स्थापित किया? मैं सबसे पहले करौली, उसके बाद खेड़ला बुजुर्ग, उसके बाद ईसरदा, और ईसरदा से मैंने भैरव सिंह जी, चूँकि मैं इमरजेंसी में जेल में रहा था, उनका परिचय हो गया था, तो मेरे को बुला के कहा तुम चुनाव लड़ो। तो मैंने कहा मैं संघ कार्यालय जाके पूछ आता हूँ। तो माननीय स्वर्ण सिंह जी से पूछने गया तो उन्होंने मना कर दिया, कोई चुनाव नहीं लड़ना, अभी बाद में देखेंगे, और अब दोबारा वहाँ बीजेपी ऑफिस मत जाना, वरना भैरव सिंह जी के चक्कर में फंस जाओगे। अब मैंने सोचा मैं जवाब तो दे के आऊँ, तो मैं जवाब देने गया भैरव सिंह जी को। माननीय स्वर्ण सिंह जी ने मना कर दिया है, अभी कोई चुनाव नहीं लड़ोगे। तो मैं तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन भैरव सिंह जी तो आप जानते हो जैसे दिग्गज नेता थे, उन्होंने बातों में, चाल में ऐसा फंसाया कि मेरे को 1980 में चुनाव लड़ना पड़ा, और उस समय मैं मात्र 16 वोटों से भोपाल से हारा। कुछ चुनाव ही नहीं लड़ना जानते थे, और मात्र 16,000 में हमने चुनाव लड़ लिया था। आपने कहा मैं डॉक्टर था, इन जगह रहा, तो डॉक्टर के साथ आप स्वयंसेवक भी शाखा में जाते थे? बराबर। जिस जगह मैं महाराजा कॉलेज में पढ़ता था तो आदर्श नगर की शाखा में जाता था। अच्छा, ईश्वरदा रातों में वहाँ शाखा लगाने लग गया, कोई वहाँ शाखा नहीं लगती। अच्छा, ईश्वरदा में आपने खुद ही लगाई शाखा? हाँ, और करौली में संघ की शाखा पे जाता था। अच्छा। तो संघ की शाखा पर बराबर गया, गुरु दक्षिणा बराबर की। संघ के बड़े कार्यक्रम हो, छोटे कार्यक्रम हो, उसमें मैं जाता ही था। बौद्धिक सुनने का मेरे को बहुत शौक था, और मेरे को माननीय स्वर्ण सिंह जी ने, जब हम राजनीति में आ गया तो मैं चुनाव हार गया, तो मैं मिलने गया, तो मैंने तुमको मना किया था ना, लड़ लिए चुनाव बिना किसी योजना के, चुनाव हार गए, नौकरी चली गई। खैर, तो मैं ज्वाइन करने चला गया, क्योंकि मैंने इस्तीफा तो दिया नहीं था। तो पहाड़िया जी मुख्यमंत्री थे, हरि सिंह जी मेरे सामने जीते थे, उनको पता लगा तो उन्होंने मेरे को नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, हाँ, नौकरी से निकल गए तो प्राइवेट प्रैक्टिस की। कहाँ पे देखते थे फिर? महुआ में जनता क्लिनिक से, वहाँ मैं संघ की शाखा पर नियमित जाता था, और फिर मैं माननीय स्वर्ण सिंह जी के पास आता था, मार्गदर्शन लेता रहता था, मिलता था, जुलता था। उन्होंने 2 बात मेरे को ऐसी कही जो अब भी मेरे जहन में है, कि कुर्सी के लिए, पद के लिए किसी के पीछे मत भागना, हार्ड वर्किंग करो, और परिस्थिति ऐसी पैदा करो कुर्सी तुम्हारे पीछे भागे। इसलिए उनकी प्रेरणा से मैं हार्ड वर्किंग करता रहता हूँ। अभी भी आप सुबह कितने बजे उठते हैं? ना, मैं 5 बजे जग जाता हूँ, 12 बजे सोता हूँ। अच्छा। और एक उन्होंने कहा था, किस स्तर के लोगों के साथ बैठना, ये ध्यान रखो।
स्तरहीन लोगों के साथ नहीं बैठना। अच्छा, इमरजेंसी के किससे एक उन्होंने कहा था कि संवाद सदा बनाए रखना संगठन में, वहां मैं पिछड़ गया, संवादहीनता। और उसका कारण है मैं व्यस्त इतना रहता हूं कि संघ कार्यालय पर भी जाना, बहुत समय में जाता हूं, मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, प्रदेश अध्यक्ष से मिलना हो, केंद्रीय नेताओं से मिलना हो तो मिलता ही नहीं हूँ। संवादहीनता में उनके अब आज भी याद आता है, व्यक्ति को संवादहीनता नहीं रखनी चाहिए। संवाद बनाए रखना व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। पर अनुशासन तो आपने संघ से सीखा, आप कह रहे हो 5 बजे सुबह उठ जाता हूँ, और नियम में आपका शेड्यूल तय है या फिर? ना, शेड्यूल कोई तय नहीं है। 5 बजे जगना, घूमना और योगा करना, और उसके बाद सार्वजनिक स्थान पर मैं लोगों से 2.5 घंटे मिलता हूँ, तो 2.5 की जगह कई बार 3 लग जाते हैं, और यहाँ आता तो यहाँ समय लग जाता है। तो जनता मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो उसमें शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। अखबार पढ़ना कब, नाश्ता करना कब, कब कहाँ जाना, कार्यक्रम में, उससे उस शेड्यूल को मैं नहीं सुधार सका, और आगे भी कोई संभावना नहीं है। मेरे लिए जनता पहले, उसका काम करना, उनकी सुनवाई करना, और फिर बाकी के शेड्यूल खाना तो पीना। दीनदयाल जी ने जो कहा था कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाए, अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को सुनो, तो आप, मैं देखता हूँ कि आप अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है वो आपके पास आता है, बाबा के पास आता है, एयरपोर्ट के पास, आप सहायता करने की पूरी सहायता। तो ये शुरू से आपका शेड्यूल है, जब से आप? बिल्कुल, सेवा का भाव, हम्म, समर्पण होकर सेवा करना निष्ठा से, और गरीब के प्रति, क्योंकि गुरु गोलवलकर ने भी कहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, गरीब में ईश्वर निवास करता है, दरिद्र नारायण है। तो उस भाव से मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। इमरजेंसी के कोई किस्से? आपने कहा था कि मोदी जी से- इमरजेंसी लगते ही ज्यादातर प्रचारक और बड़े नेता संघ से काम करने वाले भूमिगत हो गए थे। शुरू में कुछ पकड़ लिए थे, तो फिर करीब 125-150 प्रमुख लोग बीकानेर में एक गुप्त स्थान पर बुलाए थे। उनमें मेरे को बुलाया था, चूंकि मैंने वहां लंबे समय तक मुख्य शिक्षक रहा, कार्यवाह रहा। तो वहां ये पूछा गया सबसे कि ये कठोर जिम्मेदारी हम देना चाहते हैं, जिसमें कठोर जिम्मेदारी ये थी कि गुजरात के अहमदाबाद से आपातकाल विरोधी प्रिंट सामग्री लाना और उसको वितरित करना। बोलो कौन जाएगा? ये किसने पूछा आपसे? कोई स्वयंसेवक? प्रांत प्रचारक जी ने, ब्रह्मदेव जी ने। हम देने सोहन सिंह जी थे शायद, मेरे को इस मामले कंफर्म करके बताना पड़ेगा। तो भंवर सिंह जी थे, भंवर सिंह जी, भंवर सिंह जी वहां के विभाग पूछा, उन्होंने पूछा। तो सन्नाटा सा छा गया, कोई नहीं बोला। तो मैंने कहा मैं जाकर लाया करूँगा। उन्होंने कहा कार्य कठोर है। मैंने कहा बिल्कुल कठोर, भविष्य भी देख लो, फाइनल MBBS में गिरफ्तार हो सकते हो। मैंने कहा हो जाएंगे, देश के लिए भविष्य क्या है, देश का भविष्य संवरना चाहिए, उसके लिए गिरफ्तार भी हो जाते हैं और हमारा भविष्य भी चौपट हो जाता है, तो कोई खास बात नहीं है। राष्ट्र सेवा और राष्ट्र प्रथम है, यही भाव संघ की शाखा पर सिखाया जाता है। राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति का निर्माण किया जाता है। फिर आप नियमित जाने लगे? कैसे जाते थे? फिर मैं ट्रेन से जाता था और गुड्स ट्रेन में सारी सामग्री पैक करके लाता था। अच्छा, कब पकड़े नहीं गए आप? बीकानेर जयपुर के आउटर पर सामग्री दे देता था और मैं भी उसी वाहन में बैठ के चला जाता था। और उसको एक गुप्त जगह पे, गांव शहर से बाहर रखते थे। फिर जिनको व्यवस्था दे रखी थी वितरण करके, उनको वितरित करते थे। आप लेके जिनसे आते थे? मैं लाता था वहां से। किनसे? मोदी जी से? अहमदाबाद से।
वहाँ कृष्ण जी भैया अपने सह प्रांत प्रचारक थे, अच्छा उनको ये जिम्मेदारी थी, और मोदी जी को। अच्छा। मोदी जी छपवाते थे। आपको पहली बार मिलना वहीं हुआ? हाँ, वही बात था, मोदी जी छपवाते थे, कृष्ण जी भैया पूरा देखते थे, राजस्थान के सह प्रांत प्रचारक। मैं गया तो मेरे को जानते ही थे, उन्होंने फिर मोदी जी से परिचय कराया, ये है सुनना, कहीं बता मत देना कहाँ से लाया हूँ, किसने दी है। तो मैं 11-12 महीने तक सफलतापूर्वक करता रहा। पुलिस परेशान हो गई, कौन लाता है, कहाँ से आता है, कौन बांटता है। एक बार तो मेडिकल कॉलेज में हमने वॉल पेंटिंग भी कर दी थी रात में, और स्कूटर से जाते थे तो स्कूटर कई बार गिर गया हमारा। मेरे साथ और था मेरे साथी जंग बहादुर डॉक्टर, अभी वो फार्मेकोलॉजी में बड़े वैज्ञानिक हैं। खूब किया हमने। अंत में पता लगा तो मेरे को प्रिंसिपल ने बुलाया, तुम ये काम मत करो। मैं नहीं रुक सकता। क्यों? मैंने कहा संघ का आदेश है, तो तुम गिरफ्तार हो जाओगे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। तो चूंकि सरकार का दबाव था, जो भी है, प्रिंसिपल ने मेरे को चैम्बर में चाय पे बुलाया, डॉक्टर केडी गुप्ता, और पुलिस बुला ली और मेरे को गिरफ्तार करा। कितने महीने जेल में रहे? 7 महीने। यातनाएं? इतनी यातनाएं दी, अनगिनत, मारना, पीटना, खाना नहीं देना, पेशाब पिला देना, प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया, अंगुलियां तोड़ दी, उल्टा लटका के मारा, और जब बेहोश हो जाता था तब पेड़ पे से नीचे पटक देते थे। पर मैंने नहीं बताया मैं कहाँ से लाया हूँ, किसने दिया है। मैंने कहा प्राण निकल जाएंगे लेकिन मैं बता दूंगा, बताऊंगा नहीं, और बता दिया तो पूरे देश का अभियान चौपट हो जाएगा। तो आपने उस सिद्धांत पे कायम रहे कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए। फिर मेरा सौभाग्य ये मानिए कि मैं पेशी पे जाता था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीकानेर में। महीने 15 दिन में पुलिस ले जाती थी। तो मेरे बाल बड़े हुए, चिंता में चेहरा देख के सीजेएम ने मेरे से पूछा, क्या करते हो बेटा? मैं साहब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। क्यों पकड़ा है? ये तो साहब पुलिस ही जाने है। मारा है? हाँ मेरे को खूब, अभी नहीं, मैं 15 दिन से मार रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा मेरा इतना सा करा दो आप। बेशक मैं मीसा में गिरफ्तार हूँ, पहले DIR में किया, फिर मीसा में किया। मैं गिरफ्तार हूँ, मेरे को इतना सा करा दो, मैं क्लास में पढ़ने चले जाऊं और वार्ड में मरीज देखने चले जाऊं। भला उस सीजेएम का कोई भगवान उनके घट में उतरा तो पुलिस को कहा ना, बेड़ी नहीं लगाओगे, बेड़ी खोलो, हथकड़ी खोलो। और वहाँ अस्पताल में, इनकी जेल में ऑर्डर करता हूँ, विशेष वार्ड में रखो। वहाँ से एक क्लास में भी जाएंगे, अस्पताल में मरीज भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी देंगे, परीक्षा भी देंगे। आप गेट पे खड़े रह सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जाओगे। और उस आदेश का परिणाम था कि मैं फाइनल MBBS भी पास कर लिया। अच्छा, MBBS पास हो गए। हाँ। नहीं तो फिर वो MBBS आपके रुक जाती, चली जाती। तो वो संस्कार था संघ की, उस मिट्टी का, उस शाखा का, उस भूमि का, उस जमीन का, उस भारत माता का, कि आज वो संस्कार जिंदे हैं। तो राजनीति में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने संघ से सीखा है, जो हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जितना जाना है, और बीजेपी की जो पंचनिष्ठाएं हैं, और जो एक पुष्ट विचारधारा है, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अभी मित्र से मिले थे, वो भी क्या स्वयंसेवक ही थे? हाँ, वो स्वयंसेवक नहीं थे, वो संघ की ABCD भी नहीं जानते, वो टैक्सी ड्राइवर थे। अच्छा। तो उनको कहीं से पता लगा कि मेरे को पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है। वही अभी जब मिलने गए थे, क्या नाम था इनका? नारायण मोदी। अच्छा। तो वो भागा भागा टैक्सी से आया, पुलिस से पहले मेरे को हॉस्टल से उठा के गोपनीय स्थान पर रख दिया। इमरजेंसी में? इमरजेंसी। मतलब कैसे, समझ नहीं आया। और आपने कुछ कहा दिन ना बाद वो कहीं चर्चा उसने सुनी कि यार वो एक लड़का है, उसको पकड़ना है, पुलिस पकड़ना चाहती है। तो उसने सुन ली, वो कहीं बैठे बैठे चर्चा पुलिस के सिपाही से तो ऐसे निकली, तो आया भागा भागा और मेरे को ले गया। अच्छा। बचा गया। 2-1 महीने गोपनीय रह के मैंने काम किया, अंत में फिर पकड़ा गया।
बाद में पकड़े गए? पकड़ा गया तो पकड़ते ही तुरंत वो थाने में आया, मेरी मार पिटाई की, उसको देखा, थानेदार को हाथ जोड़े, मेरे को खाना लाता था, नाश्ता लाता था, क्या नाम था इनका? अस्पताल में संभालता था। नारायण मोदी। नारायण मोदी। अभी आप गए थे जिनके घर? अभी मैं गया था, उसकी वाइफ कैंसर से गुजर गई, और चूंकि टैक्सी चलाता था, कोई घर में परिवार में है नहीं संभालने वाला, तो मैं बीकानेर गया था। एक ही कमरा है, उससे जुड़ा हुआ एक लैट्रिन बाथरूम है, उसमें सब कुछ, छोटा सा कमरा है। तो जर्जर था, तो मैं कुछ पैसे दिया है, इसको सुधरवाओ, और जरूरत पड़ेगी तो और दे जाऊंगा, कुछ खर्चा पानी भी दे के आया हूँ। तो जिसने बुरे दिनों में मेरी मदद की, उसको याद रखना, उसकी सहायता देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो आप जो आपके पुराने स्वयंसेवक मित्र थे, किसी संपर्क में कुछ उनके साथ संस्मरण कोई आपके? पुराने मित्र तो डॉक्टर ज़्यादा थे, संघ की शाखा चलाता था मैं। डॉक्टर शिवदत्त हैं जो इस समय पंजाब में हैं, डॉक्टर जगन्नाथ हैं जो इस समय बड़ा अस्पताल वहाँ बीकानेर में चलाते हैं, डॉक्टर निर्मल शर्मा हैं जो फतेहपुर में अपना बड़ा अस्पताल चला रहे हैं, डॉक्टर बंसल हैं, और बहुत डॉक्टर हैं, कई अमेरिका में हैं, कई कनाडा में हैं, कई इंग्लैंड में हैं, और कई ऐसे हैं जो प्रिंसिपल बन के, प्रोफेसर लेक्चर बन के रिटायर हो गए। डॉक्टर कपूर थे जो भरतपुर के थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए, मेरे को अमेरिका ले गए थे इलाज के लिए। डॉक्टर महेश शर्मा हैं, मतलब बहुत डॉक्टर, एक लंबी लिस्ट है। स्वयंसेवक थे जो? हाँ, जो स्वयंसेवक थे। डॉक्टर कपूर भी ओटीसी ट्रेंड थे, मेरे साथ ओटीसी में गए थे। आपके ओटीसी के कोई ऐसे स्मरण जो आपके जहन में कभी आते हो, अचानक से याद आ जाते हो कि हम बचपन ओटीसी में, आईटीसी में ऐसे किया, ओटीसी में आपने 33 वर्ष किया? ओटीसी में मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों उदयपुर से की, और हमारे धर्मप्रकाश जी थे जो 103 साल के होके गुजरे, मजदूर धर्मप्रकाश जी त्यागी? त्यागी, बहुत सख्त थे, अनुशासन प्रिय। तो हमको जेलम सिखाते, जेलम शिक्षक थे वो जेलम के, तो उनके ऐसा डर लगता था थोड़ी भी गलती कर दें तो जैसे तो बजरी गिरेगी। मतलब वो प्यार भी उतना ही करते थे, लेकिन अनुशासन की दृष्टि से सख्त भी उतना ही थे। तो वो उसके बाद में मेरे को ले जाते थे वर्ग में, अलग ले जाके बात करते थे और कहते थे तुम मजबूत आदमी हो, अभी बड़े बनोगे, तो इसलिए एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए। मैंने माननीय ब्रह्मदेव जी से निवेदन किया था, बाद में माननीय सोहन सिंह जी से भी कहा था कि मैं प्रचारक निकलना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन दोनों ने, उनको पता था मेरी बाल्यकाल में शादी हो गई थी, तो मना कर दिया, आपकी शादी हो गई इसलिए आप प्रचारक नहीं बन सकते। तो कभी घर वालों ने बोला नहीं आप? नहीं, कतई नहीं बोला। बाद में मेरे माता जी हो चाहे पिताजी हो, मेरे माता पिता परिवार का पूरा समर्थन रहा। जो भी मैं विस्तारक रहता था। अच्छा। 1 महीने की जो छुट्टी हुआ करती थी स्कूल में, तो मेरे को विस्तारक भेजते थे। तो मैं एक बार सपोर्टरा में विस्तारक रहा, एक महीने वहाँ शाखा लगाई, फिर मंडरायल में रहा, इधर सवाई माधोपुर भेजा, चौथ का बरवाड़ा भेजा, क्योंकि वही हमारा जिला था। तो हमारे जिले में मैं 1 महीने संघ की शाखा लगाया करता। करुणलाल जी, जैसे संघ में तो कहते हैं कि भाई कास्ट नहीं होती, कास्ट को मानते भी नहीं है, पूरा हिंदू समाज होता है, लेकिन आपकी कास्ट के जो लोग थे उनको संघ से कैसे जोड़ा आपने? कोई उसके लिए भी काम किया? देखो, ऐसा है कि मैं तो इस बात का अब भी अफसोस करता हूँ कि जो संघ की व्यवस्था है जाति विहीन, मतलब मेरे को पता नहीं नंबराम जी किस जाति के हैं, सरसंघ चालक किस जाति के हैं, ये जिला प्रचारक किस, अब भी। तो हमको बड़ा अफसोस होता था। माननीय सोहन सिंह जी और माननीय ब्रह्मदेव जी के समय
जैसे हम महुआ में थे तो वहाँ तो पता लग जाता था, क्लास में पढ़ते ये वो आगे कहीं आए तो कोई किसी का पता ही नहीं लगता था। जाति थी तो एक ही थी, स्वयंसेवक। तो ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था संघ की विचारधारा की आज भी है। ये इसी के कारण संगठन भी मजबूत है, संगठन की मजबूती के कारण देश मजबूत है। अब अगर जाति का हो तो जाति तो समाज को डिवाइड करती है। जैसे चुनावी व्यवस्था है, जाति के आधार पर टिकट देते हैं, गुजर के सामने मीणा कर दिया, विद्वेष फैलता है, ये हो। विचारधारा की दृष्टि से टिकट की व्यवस्था हमारी पार्टी में है। ये राष्ट्र प्रेमी है, विरासत में भरोसा करता है, धर्म और संस्कृति में भरोसा करता है, गंगा यमुना को पूज्य नदी मानता है, भागवत गीता को पूज्य ग्रंथ मानता है, रामायण महाभारत को अपना प्रेरक ग्रंथ समझते हैं। मिट्टी भारत माँ की मेरी रज है, कण कण के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ। तो जो ऐसे विचार से जो संगठन बना है, जो स्वयंसेवक तैयार हुआ है, उसमें जाति को कोई स्थान नहीं है। तो करोड़ी लाल जी का व्यक्ति निर्माण एक शाखा में हुआ, और एक व्यक्ति निर्माण ऐसा हुआ कि आप कोई कास्ट नहीं मानते, जो कास्ट का व्यक्ति आपके पास आता है उसकी सहायता करते हैं। कास्ट कोई नहीं मानता, मैं संघ का कोई स्वयंसेवक नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। पर हाँ, कई बार जाति के आधार पर चुनाव लड़ने पड़े हैं। जैसे एक बार पायलट साहब के सामने चुनाव लड़ा दिया, एक बार हरि सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा दिया। तो जब वो जातियों बढ़ जाती थी, जब बड़ा मेरे को वेदना होती थी। अच्छा, आप कास्टिज्म को बिलीव नहीं करते क्योंकि स्वयंसेवक है? नहीं, वेदना होती थी। जैसे मैंने थोड़ा बहुत अपने दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ा, तो उनका एक किस्सा मैंने उसमें पढ़ा कि उनको ब्राह्मण बहुल सीट से चुनाव लड़ाने का यूपी में तय किया विधायक का, उन्होंने मना कर दिया। अगर मैं ही जाति के आधार पर चुनाव लड़ूंगा, फिर ये विचारधारा कैसे बढ़ेगी? तो डॉक्टर साहब, आपने भी कभी मना किया ऐसा कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा जाति के आधार पर? नहीं, कई बार कहा, लेकिन अब कई जगह ऐसी हैं, हमारा विशेषकर जो एसटी समाज है और एससी भी, वो कांग्रेस का मतदाता रहा है। उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये बात बैठा दी कि आपको आरक्षण देने वाली कोई माई बाप है तो कांग्रेस है। तो उनको मोड़ने की दृष्टि से, उनको असर में लाने की दृष्टि से, प्रभाव में लाकर उनमें परिश्रम करके पार्टी से जोड़े जाने की दृष्टि से मेरे को चुनाव लड़ाया, और मैं लड़ा भी हूँ और उनको जोड़ा भी है। एक बड़ा आंदोलन हुआ राम मंदिर का, राम जन्मभूमि, उसमें आपकी क्या भूमिका थी? उसमें क्या आप सक्रिय थे? राम मंदिर आंदोलन में हम गए थे, कार सेवा में। कार सेवा में, पर उस दिन जिस दिन ढांचा गिरे थे उस दिन हम नहीं थे। हम पहली कार सेवा में गए थे आप? उसके पहली में गए थे। तो हम 9 या 11 लोगों को गिरफ्तार किया था वहाँ, जिसमें परमानंद जी थे, हमारे जिला प्रमुख मदन दिलावर जी थे, बाकी के मेरे को नाम ध्यान नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अयोध्या में हमको गिरफ्तार किया था, फैजाबाद थाने में। आपका गुरुजी के अलावा किन किन सरसंघ चालकों को आपने सुना? और कुछ मैंने गुरु गोलवलकर जी को सुना, हमारे सुदर्शन जी, रज्जू भैया, बाला साहब देवरस, सबको सुना। मिलना लगभग सभी से? मिलना रज्जू भैया जी से हुआ, सुदर्शन जी से हुआ। मिलना तो सबसे हुआ, लेकिन यूं थोड़ा ठीक ढंग से जो पहचानते थे। तो उस समय के कोई ऐसे शाखा के स्मरण जो आपको याद हो, शाखा में ऐसी चीज सीखी? जैसे संघ की शाखा में हम मेडिकल कॉलेज में लगाते थे, 4 हॉस्टलों के बीच में एक रेत का टीला था, उस पर 150-125 युवक रोज सुबह। एक दिन में था नहीं, तो हमारा
वो ध्वज का जो वो डंडा होता है लोह का था होने को तो, लेकिन संघ विरोधियों ने उसको तोड़ दिया, झंडे को भी ले गए घुसा के। वो जाति से बाहुल्य था मेडिकल कॉलेज में उनका, और तो वहाँ संघ की शाखा में बाहर गया हुआ था तो भय बैठा दिया और संख्या घट गई एकदम। फिर मैं 7 दिन बाद लौटा। जिन्होंने ऐसा किया उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अच्छा, घेरा उनको सबक सिखाया और शाखा अबाध रूप से चली। संघ को 100 वर्ष हो गए संगठन को। इस 100 वर्षों के संगठन को आप कैसे देखते हैं? कितना भारत बदला, कितना संघ बदला? देखो मेरी बात सुनो, मेरी समझ में कोई ज़्यादा इतिहास तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन एकमात्र संगठन ऐसा है कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विचारधारा से पुष्ट है और 100 साल कोई संगठन चलता नहीं। आर्य समाज भी बिखर गया और दूसरे बहुत, मेरे को बताना नहीं चाहिए, कई संगठन चल रहे हैं लेकिन उनको चलने में चलना नहीं कह सकते। और संघ का उल्टा है, जैसे जैसे टाइम ज्यादा गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मजबूत होता जा रहा है। संघ की विचारधारा का ही परिणाम है कि धारा 370 हट गई। संघ की विचारधारा का ही परिणाम है कि आज देश में राष्ट्रवाद का भाव है, राष्ट्रीयता लहरा रही है। घुसपैठी हो चाहे डेमोग्राफी चेंज करने वाले हो, चुनौतियां जरूर हैं लेकिन उनसे मजबूती से लड़ा जा रहा है। संघ की विचारधारा का ही परिणाम है कि आज सर्वत्र समाज में धर्म प्रबल हुआ है, सनातन के लोगों में मजबूती आई है और चारों ओर हिंदुइज्म की लहर चल रही है। अगर संघ नहीं होता, मेरा सोचना है, तो जो डेमोग्राफी वेस्ट बंगाल में, असम में बदली है, कांग्रेस ने जिस ढंग से तुष्टीकरण किया, घुसपैठियों को घुसने दिया और सो कॉल्ड अल्पसंख्यकों को तरजीह दी गई, वो फले फूले। अगर संघ नहीं होता तो हम फिर से पराधीन हो जाते और वो ताकतें सिर उठा रही हैं। संघ की विचारधारा का ही परिणाम है कि देश मजबूत है, देश एक है, सनातनी स्वतंत्र माहौल में सांस ले रहे हैं। लेकिन अभी तो कई जगह ये स्थिति बन जाती है, जैसे हम देखते हैं कई जिलों में, बंगाल में ये स्थिति है, आसाम में ये स्थिति हो जाती है, अपने राजस्थान में कई जिलों में ऐसी है कि वो जो अल्पसंख्यक वो अत्याचार करते हैं। अभी हाल ही में टोंक में एक घटना हुई है जो आपके सामने है। तो अगर ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, वनवासी में हो, कहीं भी हो, उन्होंने समाज को एक रखा है, विचारधारा को मजबूत किया है, राष्ट्रीयता का भाव पैदा किया है और हमारी धर्म संस्कृति के प्रति, सनातन के प्रति आस्था को मजबूती दी है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा। 2 सवाल अंतिम हैं। डॉक्टर साहब, जब आपने अलग पार्टी बनाई थी तो भी क्या आपने इस विचार से अलग पार्टी तो देखो ऐसा है, वो तो कोई कारण ऐसा बना कि वसुंधरा जी नाराज हो गई और मेरे को उन्होंने पार्टी से टिकट काट दिया और पार्टी से निकाल दिया। टिकट तो मेरे बहुत कट जाता, कोई दिक्कत नहीं, तो पार्टी से निकाल दिया। तो साथ वालों ने कहा कि भाई पार्टी में जिंदा रहना तो चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, तो आपने इस विचारधारा को अपने जहन में रखा? बराबर। अच्छा। मैं पार्टी से बाहर था तब मैं बराबर गुरुदक्षिणा करता था। अच्छा। संघ के कार्यक्रमों में जाता था। पार्टी से बाहर होने के बाद भी? हाँ, पार्टी
भाई पार्टी संघ में तो कांग्रेस का भी आ सकता है, कम्युनिस्ट भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। एक समय था 1980 में जब राजीव गांधी को संघ ने साथ दिया ही था हाँ, सत्ता में बिल्कुल लाने बिल्कुल के सही लिए। बोल रहे हैं आप। तो ये संघ में नहीं नहीं, है। आप पार्टी बनाने के बाद भी आप गुरु दक्षिणा में गए अपनी हाँ, पर? गुरु अच्छा, दक्षिणा दिए। आप मोदी जी ने संघ की शाखा में जरूर रेगुलर हो गया, हाँ, लेकिन संघ की शाखाओं में जाना, संघ के बड़े कार्यक्रमों में शामिल होना, ये मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा, मूल विचार अपना छोड़ा नहीं कभी भी। गुरु दक्षिणा में जाना, दशहरा का त्योहार, शस्त्र पूजन, जो अपने कार्यक्रम होते हैं, रक्षाबंधन, 6 कार्यक्रम है गुरु, वो। हाँ, गुरु पूर्णिमा, ये सब कार्यक्रम। संघ के में कहा जाता है कि व्यक्ति पूजा नहीं होती, तत्व की पूजा होती है, भगवा ध्वज को गुरु माना जाता है। तो क्या इसी विचार को रखते हुए डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने जीवन में मतलब विचार की पूजा की? तत्व देखो की ऐसा मतलब है, ऐसा है, आपको भी जानकारी होगी कि हमारे संघ में भगवा ध्वज को ही गुरु बनाया है। हाँ, वही बता पूछा मैंने। व्यक्ति में कब अहंकार आ जाए, इतने बड़े संगठन में तो इसलिए भगवा ध्वज को गुरु माना। और व्यक्ति पूजा, व्यक्ति निष्ठा हम संघ में चलती नहीं है। तो आपने भी कभी नहीं की? ना ना, मैंने अब जो कोई माना गुरु गोलवलकर है तो उनके प्रति मेरा आदर। श्रद्धा का जबरदस्त भाव है। वहाँ आए तो मैं भाग के जाता हूँ, सुनता हूँ, मिलता हूँ, फोटो खिंचाऊंगा। मोदी जी है जिन्होंने देश को इतने आगे ले गए, अपना सब कुछ 24 घंटे अहरनिश राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके एक आकर्षण है। व्यक्ति एक आकर्षित व्यक्ति है, तो उसको हम व्यक्तिनिष्ठा नहीं कह सकते। आपके प्रति मेरा अंतर मन से प्यार है, तो आप मेरे को बार बार मिलते हो, जुलते हो, तो वो व्यक्ति निष्ठा नहीं है, व्यक्ति पूजा है। वो एक विचारधारा है जिसके प्रति हम ऐसा भाव रखते हैं। तो मैं व्यक्ति निष्ठा, अब मेरे कई बार बच्चे नारे लगाते हैं एक ही लाल एक ही लाल, मैं बहुत बुरा मानता हूँ, बहुत टोक करता हूँ, लेकिन रुकते नहीं लोग बाग। तो व्यक्ति पूजा, व्यक्ति निष्ठा को कोई स्थान नहीं है। आप पसंद नहीं करते? संघ बिल्कुल। का कार्य परिस्थिति निरपेक्ष है। हमें संघनिष्ठ होना चाहिए, विचारधारा निष्ठ होना चाहिए, ध्येयनिष्ठ होना चाहिए। जो प्रत्येक स्वयंसेवक ध्येयनिष्ठ है, संघनिष्ठ है। करोड़ीलाल मीणा व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, ना व्यक्तिवादी सोच है, क्योंकि आपका जो संस्कार रहा है स्वयंसेवक के नाते, भगवा ध्वज को आपने गुरु माना है। अब मैंने जैसे माना, माननीय ब्रह्मदेव जी को देखा, माननीय सोमसेव जी को, माननीय सुवन सिंह जी को देखा, उनका समर्पण, उनका एक एक चीज पूछते थे। घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कौन कौन घर में है, खेती कौन करता है। अगर उस समय कोई लग्जरी गाड़ी भी आ जाती थी या कोई ऐसा चमकीले दमकीले कोई उसमें परिवेश में देख लेते थे तो आंखें भी टेढ़ी हो जाती थी, तो डर लग जाता था। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति तो भयंकर निष्ठा होती है। वो तो एक विचारधारा का जलता हुआ पुंज है। एक बार मैं सांसद था, रघुवीर सिंह जी ऊर्जा मंत्री थे, तो मैं उनसे मिलने गया हुआ, तो उन्होंने कहा तो भारतीय भवन चलते हैं, चलो। मैं उनके साथ चला गया, माननीय सुवन सिंह जी से मिले, 10-12 मिनट बात हुई, जाने लगे। लटका थैला, दिल्ली जाना था। तो बाहर निकल के भारतीय भवन के रघुवीर सिंह जी ने कहा, भाई साहब ये मेरी गाड़ी छोड़ देगी, आदत बिगाड़ना चाहते हो? ये गाड़ी आपके लिए है, सरकार की है, और सरकारी गाड़ी में कभी किसी प्रचारक को मत बैठाना। मैं आपको ये सीख दे रहा हूं, और आपके परिवार के लोगों को भी सरकार की गाड़ी से मत घुमाना। कोटा जा रहे हो तो जाते समय परिवार का लोग आ जाए, आते समय आ जाए,
लेकिन आप कहीं और गाड़ी कहीं घूम रही है परिवार के लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे दोनों के सामने रोडवेज की बस सिंधी कैंप से लेने के लिए एक मोटरसाइकिल पहले से लेकर सुमसे खड़ा था, उस पर बैठ के चले गए और बस पकड़ के दिल्ली पहुंच गए। वो था चरित्र, वो था आदर्श, वो था सिद्धांत। तो क्या उनके प्रति जबरदस्त निष्ठा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा? ऐसा व्यक्ति वो साक्षात विचारधारा थी। तो उनके प्रति जो हमारा डेडिकेशन है, समर्पण है, उसको हम व्यक्ति पूजा नहीं कह सकते। तो आपने कभी यूज नहीं की निधि उसके बाद गाड़ी परिवार के किसी व्यक्ति को, व्यक्तिगत? नहीं, मैं तो अब भी नहीं देता हूँ, नहीं अच्छा। करता हूँ। वो चीज़ मेरे जहन में है। मैं दुरुपयोग कभी नहीं करता हूँ सरकारी गाड़ी का, सरकारी साधनों का नहीं करता। तो वो जो वो सीख है मेरे जीवन में अब भी है। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, तो जितने दिन में 10-11 महीने रहा, मैं मेरी गाड़ी से गया, सरकार की गाड़ी नहीं ली। आप रिकॉर्ड पता कर लेना। एक अंतिम सवाल, मोदी जी ने के मंत्रालय ने, भारत सरकार ने संघ पे डाक जारी किए और एक सिक्का भारत माता की उस पर तस्वीर है, इस पर आपका क्या कहना है? संस्कृति मंत्री। देखो, ऐसा एक संघ जैसे विश्वव्यापी संगठन, बहुत देशों में संघ की शाखाएं चलती हैं। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद बहुत देशों में है, और जिनका राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग है। व्यक्ति निर्माण का कार्य जो संगठन करता है, कैसे कैसे व्यक्ति निर्माण, आप सब जानते हो प्रचारकों का जीवन कितना कठोर तपस्वी होता है। उस ऐसे अच्छे संगठन पे अगर जो डाक टिकट प्रधानमंत्री जी ने वो जारी किया है, प्लस सिक्का जारी किया है, उससे मेरे को, मेरे जैसे लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों को, देशवासियों को बड़ी खुशी हुई है कि एक ऐसा मौका भी आया है कि जिस संगठन ने 100 साल समाज के निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में अपना समय निकाल दिया, उसको कुछ सम्मान तो दिया है। तो डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल हो रहा है, क्या ये व्यक्ति निर्माण की प्रेरणा है? अभी आप खाद और बीज पर, कि नकली खाद और नकली बीज, किसानों की आय दुगनी हो, किसानों को नुकसान नहीं हो, आम जनता को नुकसान नहीं हो, ये जो आपका, ये आप लगातार देखो, जो जिम्मेदारी जिसको दी है, हमको संघ की शाखा पर भी जिम्मेदारी दे देते थे, तो वो हम कुछ भी जिम्मेदारी दे दी उस पर काम करते थे। संगठन में दी तो उस पर काम करते थे। यहाँ कृषि मंत्री की दी तो शुरू में लगा लोगों को डॉक्टर साहब की नाराजगी है, अच्छा मंत्रालय नहीं दिया। मेरी नाराजगी नहीं थी। मेरे तो क्या, लोकसभा के चुनाव में हमारी 3-4 सीट वो हार गए थे, हम करौली सभा में 2 साई गए। तो मैंने उस समय घोषणा कर दी थी कि भाई अगर सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। नैतिकता के नाते मैंने इस्तीफा दे दिया। लोग उसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं कि अच्छा मंत्रालय पाने के लिए, या मुख्यमंत्री नहीं बनाया इसलिए क्या। नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरण। और हमारा लक्ष्य, अपना लक्ष्य, किसी व्यक्ति का लक्ष्य ये नहीं है। हम संघ की शाखा पर गाया करते थे, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। सिंहासन चढ़ना पद का लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन का। राष्ट्र विश्व में सबसे ताकतवर और विश्व गुरु स्थान पर पद स्थापित हो, ये संघ का सोच है। उसके लिए संगठन जहां भी जिम्मेदारी दे, जैसे गिलहरी ने भगवान राम का राम सेतु बनाने में सहयोग दिया, तो हम जैसे कार्यकर्ता गिलहरी के रूप में काम कर रहे हैं। गिलहरी ने सहयोग दिया तो सेतु बन गया। तो ये देश का वैसे मजबूत सेतु बनाना है कि सारी दुनिया भारत को पूजे, भारत की शक्ति को माने, भारत के गौरव को माने, भारत की संस्कृति को जाने, सनातन को जाने, और दुनिया भारत के पीछे चले कि भारत को मानेगा, जानेगा, तभी दुनिया में शांति आने वाली है, तभी दुनिया में मानवता को खुशी आने वाली है, मानवता बचने वाली है, तभी
ये रोज जो युद्ध हो रहे हैं वो रुकने वाले हैं, मिलजुल के रहने वाले हैं, अन्यथा भविष्य दुनिया का अंधकार में है। अभी पंच परिवर्तन की बात हो रही है। 5 परिवर्तन समाज में करने के लिए संघ के स्वयंसेवक आग्रह कर रहे हैं। उनमें पर्यावरण का एक बड़ा काम चल रहा है, तो आप भी महुआ के गांव में आपने बड़ा बहुत जरूरी है। अब आपने जैसे कहा कि ये खाद, बीज, पेस्टिसाइड, तो पर्यावरण का ये महत्वपूर्ण मामला है कि पेस्टिसाइड अपन जहर डाल के पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, ज़्यादा खाद डाल के बिगाड़ रहे हैं, और वो भी जहरीले मिलावटी। तो उन पर मैंने एक्शन उस दृष्टि से किया। मेरा संस्कार है कि वो ज़मीन उर्वरक बनी रहे, रुके, और किसान को उत्तम चीज़ मिले, वो उत्तम अन्न आपके पेट में भी जाए, देश की जनता के। वो जाके कैंसर कर रहा है, डायबिटीज़ कर रहा है, ब्लड प्रेशर कर रहा है, तनाव कर रहा है। और 2006 में एक कार्यक्रम देशव्यापी पराचय गुरु गोलवल करके शताब्दी समारोह, जन शताब्दी समारोह पे देश भर में वृक्षारोपण करना है, तो मैंने मेरे गांव में किया था। अच्छा 2006 से अनवरत चल रहा हूँ, रुका ही नहीं। तो 2.5-3 लाख पेड़ मैंने लगा दिए मेरे गांव के सटे हुए 13 गांव से। अच्छा आच्छादित 2.5-3 लाख पेड़, जाके कोई कभी भी दे सकता है। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मेरे गांव का पहाड़ खाली हो गया यार, इस पहाड़ को भी ढकूं। पहाड़ को ढकना टेढ़ा काम है, लेकिन मैंने उसमें ट्रेंच खुदवा के बरसात में अगल बगल के गांव के बीज लाया, धोक के डाले, और 2/3 पहाड़ को मैंने ढक दिया। तो पर्यावरण बचाने में एक छोटा सा सहयोग किया है। आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, और भूकंप आ रहे हैं। तो ये जो प्रकृति को बचाना है, और दुनिया को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, हमको बचना है, तो संघ ने जो कार्यक्रम लिया है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारी पार्टी ने भी ये कार्यक्रम हाथ में लिया है। एक पेड़ माँ के नाम से प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया है, तो पर्यावरण बचना चाहिए, हरियाली बढ़नी चाहिए। तो ये थे एक स्वयंसेवक हमने आपको जिनसे बातचीत करवाई, डॉक्टर करोड़लाल मीणा। वर्तमान में आप कृषि मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। इन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा खतरा है और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, और संघ भी पंच परिवर्तन की बात कर रहा है समाज में, और संघ से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। संघ के संस्कार आज भी इनमें विद्वान है। जो संघ के प्रचारक थे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो बीजेपी के संस्थापक सदस्य भी हैं, संस्थापक भी हैं, उनके विचारों से भी ओतप्रोत है। रोज आम जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए, और पिछड़े व्यक्ति के लिए, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसकी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। नमस्कार।